नदियां बहती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन आज हम धरती का जो रूप देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी हमारा ग्रह भी दूसरे ग्रहों की तरह बेरंग और बेजान था। आज के वीडियो में हम आपको धरती के जन्म की कहानी बताने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि डायनासोर से भी पहले हमारी धरती का स्वरूप क्या था और जानेंगे कि किस तरह एक बेजान ग्रह एक जानदार और खूबसूरत नीले ग्रह में बदल गया। तो इस बहुत ही उम्दा जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज से 5 बिलियन साल पहले तक पृथ्वी जैसे किसी ग्रह का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये वो समय था जब सौर मंडल के नाम पर केवल एक सूरज ही मौजूद था और उस वक्त इसके चारों तरफ धूल और गैसों का घेरा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में परिवर्तन होने शुरू हुए और ये धूल के कण आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे और ठोस रूप लेने लगे, जिसकी वजह से कई पत्थर जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती रही और आगे चलकर इसी प्रोसेस की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सभी पत्थर ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से एक दूसरे के पास आने लगे और एक दूसरे से जुड़ने लगे, धीरे धीरे गोल आकार लेने लगे। यहाँ से पृथ्वी के निर्माण की प्रोसेस तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन अभी ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि पृथ्वी को अपने असली रूप में आने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना था। अभी पृथ्वी केवल आग का एक गर्म गोला थी और इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इसके चारों तरफ खौलते लावा के समंदर थे, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का घेरा था। ना ही वायुमंडल था और ना ही पानी का नामो निशान था। यहाँ तक कि पृथ्वी पर अभी ठोस सतह भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे ग्रह को पूरी तरह बदल दिया। थिया नाम का एक ग्रह जिसका आकार मंगल ग्रह के समान था, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकराया। दोनों ग्रहों के आपस में टकराने से पृथ्वी का आकार बड़ा हो गया। थिया ग्रह जब पृथ्वी से टकराया उस समय पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो आज पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह और हमारा प्यारा चंद्रमा है। शुरू में हमारा चांद हमसे इतनी अधिक दूरी पर नहीं था, लेकिन फिर वक्त के साथ और कई खगोलीय घटनाओं की वजह से चांद की पृथ्वी से दूरी बढ़ती चली गई। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी का आकार काफी बढ़ चुका था तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ गया था और अभी तक इसके वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था। ऐसे में ये अपने आसपास के एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, जिससे पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश यानी कि एस्टेरॉइड बॉम्बार्डमेंट होने लगी, जिससे एक बार फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और तापमान बढ़ने से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण करने में काफी मदद की। वहीं ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ पानी की कुछ मात्रा भी लेकर आए। जी हाँ, पृथ्वी पर जो पानी है वो इन एस्टेरॉइड की वजह से ही आया, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जब एस्टेरॉइड की बारिश बंद हुई और पृथ्वी का तापमान भी गिरने लगा, तब धरती पर मौजूद पानी की वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। लेकिन अभी भी धरती का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया और पूरी पृथ्वी बर्फ से जम गई, जिसे प्रथम आइस एज कहा जाता है। इसके बाद करोड़ों सालों तक बर्फ के नीचे ढके ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म गैसों ने बर्फ को पिघलाने का काम किया। वायुमंडल ठंडा होकर बरसने लगा। कई सालों तक वर्षा होती रही, जिससे बड़े बड़े महासागरों का निर्माण होने लगा और इसी से महाद्वीपों और आइलैंड के निर्माण की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी धरती पर वायुमंडल मौजूद नहीं था और एस्टेरॉइड आकर धरती से टकरा रहे थे। ऐसे में एक एस्टेरॉइड जब धरती से टकराया तो उसकी वजह से पानी में कई केमिकल रिएक्शन हुए और जिस वजह से समुद्र के पानी में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का विकास हुआ। कई मिलियन सालों तक ये इसी रूप में धरती पर निवास करते रहे। बाद में इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। सूरज की ऊर्जा जब समुद्र के पानी से मिली तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी। समुद्र में पनपने वाले जीव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ओजोन लेयर का निर्माण होने लगा और फिर धीरे धीरे अन्य जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी पर पेड़ पौधे फलने फूलने लगे और जंगलों का निर्माण होने लगा।
और धरती अपने खूबसूरत स्वरूप में आने लगी। लेकिन अभी भी धरती के अंदर प्लेट्स और लावा का सरकना जारी था। टेक्टोनिक प्लेट्स और लावा जो था वो सरक ही रहे थे, जिसकी वजह से धरती की सतह एक दूसरे से दूर होने लगी और महाद्वीप अपना आकार लेने लगे। जहां सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे, वहीं ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगी और कुछ समय के बाद पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और नॉर्थ और साउथ पोल पर भारी बमबारी होने लगी और पूरा ग्रह बर्फ की 3 फीट मोटी चादर से घिर गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि स्पेस से पृथ्वी सफेद दिखाई देने लगी। लेकिन पृथ्वी पर यह आइस एज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। पहले की तरह एक बार फिर पृथ्वी की कोर से निकलने वाले लावा ने वातावरण को गर्म करना शुरू कर दिया और फिर वही सिलसिला चालू हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, फिर वातावरण और सूरज की रोशनी की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होने लगी और इस तरह ये प्रोसेस कई सालों तक बार बार होती रही और आखिरकार कई मिलियन सालों के बाद धरती का तापमान एक स्टेबल लेवल तक पहुंच गया, जो कि इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल था। फिर धीरे धीरे समुद्र के दूसरे जीव जंतुओं का विकास हुआ और लेकिन अभी भी जमीन पर जीवों का विकास बाकी था। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज से आने वाला रेडिएशन था, क्योंकि अभी तक ओजोन लेयर इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि सूरज के रेडिएशन को पूरी तरह सोख सके। लेकिन जल्द ही सूरज की रोशनी समुद्र के पानी से होने वाले रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर मजबूत होने लगी और धरती पर भी जीवन के आसार नजर आने लगे। पानी में रहने वाले कुछ जीवों ने खुद को जमीन पर रहने के लिए अपने हिसाब से उसे ढाल लिया और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई।